नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं डीडी डायलॉग और इस वक्त हम हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और हम अमृतकाल बजट पर चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा सेशन है वो है सबका बजट, यानी इस बजट में हम सब के लिए है क्या, आम आदमी के लिए क्या है, उसको हम आपके लिए थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एक्सट्रीम पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे पहले आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले मुझे एक तस्वीर याद आ रही है जब हमारे देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री गई बजट को लेकर के हमारी महिला राष्ट्रपति जी के पास। तो शायद एक बहुत ही एक सुखद क्षण था, एक गौरव का क्षण था जब उन्होंने बजट पेश करने से पहले उनसे मुलाकात की और एक दूसरे की सद्भावनाएं आपस में शेयर की। और महिला सशक्तिकरण इस बजट के केंद्र में बहुत ही स्पष्ट नजर आता है और इसलिए ये जो सेशन है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ दो महिलाएं इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर अपूर्वा पालकर जो कि वाइस चांसलर है महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और डॉक्टर सयाली गणकर जो कि वाइस चांसलर हैं DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। और शुरुआत इसी से कि फोकस हमारा महिलाओं पर है और आपके आशीर्वाद से हम लोग और भी आगे बढ़ पाएं। इस खास पैनल में मेरे साथ एक और डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मिलिंद कांबले जो कि एक जाना माना नाम है, डिकी के चेयरमैन हैं और प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके हैं। किस तरह से इन्होंने एक नई शुरुआत की और क्या कुछ सपने इन्होंने देखे थे, वो कहां तक पहुंचे हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और उदय तलडरकर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आगे भी आप पैनल्स में शामिल रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया जो तमाम मुंबई के तमाम हिस्सों से इस वक्त पधारे हैं। और बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन है, आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, अपना हाथ उठाएं अगर आप सवाल करना चाहते हैं किसी भी पैनलिस्ट से, तो आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कांबले आप ही से शुरुआत करता हूं मैं, क्योंकि सबका बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं और इंक्लूसिविटी यानी समावेशी विकास हमारा सबसे बड़ा फोकस नजर आता है। अगर हम अमृतकाल में बजट की बात करें तो सबको साथ लेकर के चलना है। सबसे पहले ये जो फोकस है इंक्लूसिविटी का, उस पर आपकी राय कि कैसे ये बजट सबको साथ लेकर के चलता है। बहुत महत्वपूर्ण साल है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा, G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास है और 2047 में हम लोग 100 साल के हो जाएंगे। तो बजट स्पीच में मैडम ने यही कहा है कि ये अमृत काल का पहला बजट है और उन्होंने उसके लिए सप्तर्षि जिसको कहा है वो आइडेंटिफाई किया है, उसमें 7 प्रायोरिटीज जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है इस बजट की वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और जो सरकार की जो फिलॉसफी है सबका साथ सबका विकास, फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट कवरिंग स्पेसिफिक जो सेक्टर्स है वो है फार्मर्स, वुमन, यूथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस जो है, इसके लिए यह बजट की जो पहली प्रायोरिटी है और इनको ये डेडिकेटेड है। तो इसी से यह समझ में आता है कि यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट को गति देने वाला बजट यह है। बिल्कुल सही कहा आपने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को गति देने वाला बजट है। और स्पष्ट तौर पर जो पहला ही पिलर आपने जो कहा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को दिया गया है, वो स्पष्ट ये फोकस दिखाता है कि अमृतकाल में जो 3 स्तंभ हैं जिसमें कि युवाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना है, भरपूर उनको अवसर प्रदान करना है, भारत की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, ये 3 स्तंभ हैं जिस पर ये अमृतकाल का जो पूरा बजट है वो आता है। अब डॉक्टर सयाली गणकर जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो फोकस है हमारा महिला सशक्तिकरण पे और एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन एक क्रॉस द सेक्टर सभी को एम्पावर करता है, हम सभी को सशक्तिकरण प्रदान करता है, तो एजुकेशन पे जो फोकस है उसको लेकर के आपकी शुरुआती राय। Thank you so much. Actually, if you look at it, the budget and the kind of transformation which is happening in our country is really a proud moment for all of us. The time has come where India is being now known as one of the economic power center of the whole world. So when we talk about it, I think the holistic approach is required to be taken care, and that's what exactly has been done by the
Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister of this country. So when we talk about education, and Dr. Milind Sahab has already said this very nicely, that Saptarishis are there, and when we are talking about inclusivity, we're talking about youth power, and we are also talking about green, the power which we are trying to develop in this country. So when we are saying that we want to be an economic power of the world, it means that we need people who can contribute for the economic development of the country. So who can do this, and who is the source of this energy? Education is the only source which gives opportunity to the students, opportunity to the youth of this country to perform better. So now when we look at it, the first thing what has been happened in this country is that out of this budget, 12% has been kept for the education, Ministry of Education, wherein we are talking about how we can do the Sashakti-karan of all the youth, right? So what are the interventions and what are the procedures or policies are being implemented are very, very important. So if you look at it, the complete education focus is towards Industry 4.0 and Industry 5.0. So the government has taken a very serious note that we need to really take a leap and speed in these areas. So when we talk about, so 3 centers which are coming up with the artificial intelligence. We're talking about robotics, we're talking about machine learning, we're talking about IoT, we're talking about algorithms which are very important, right? So I think the complete mindset is going to be changed with the skilling kind of stuff, and this can be done through the education. So if you look at it, 3 centers which we are now going to have it. Morning, sir has already discussed about it, the Honorable Finance Minister of Maharashtra, he said that more than 57 nursing centers are coming. So look at it, the health sector is also doing one of the very sunrising sector, we can say that. Research centers are coming up for the pharmaceutical development. It's something, it's very, very important for this country, right? And then I'm sure that the youth will develop. Not only that, 740, if you look at it, almost Ekalavya schools which we are talking about, and more than 38,800 teachers are going to be trained. Look at the kind of transformation which country is the visioning, right? So teachers are required to be trained not only in teaching but pedagogy, innovation, use of technology, digitalization. All these are the new areas which are required to be equipped by the teachers. Then only they can transform the youth of this country. And therefore, if you look at it, the investment in infrastructure is one of the Saptarshi which we are talking about. So infrastructure, what does it mean for the education institution is, of course, digital library. Of course, the physical libraries are also very important at Gram Panchayat level, at Panchayat, at ward level, wards level. So I think these kind of initiatives are very important, where government is looking into it now. And this is very important. Someone has to have a monitoring the approach, that the governance has to be very powerful, right? That how these things are percolated at the root level. And that is what I think the government has changed its approach, where we are going towards the root of this country, so that everyone will be the part of it. I'm sure that in the next... डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए जो हमारा फोकस है बजट का, वो बहुत स्पष्ट नजर आता है। और अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा समराइज कर पाऊँ, तो आपने कहा कि जिस तरह से इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमने निवेश बढ़ाया है शिक्षा पर, पूरे बजट का 12% शिक्षा पर रखा है, और साथ ही साथ जो एकलव्य स्कूल हैं जिसमें ST कम्युनिटी है, वो इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, और सबसे बड़ी बात कि हम इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 की तरफ न केवल बात करनी है, बल्कि अब इसको प्रैक्टिकली ज़मीन पर लाना है, अपने आप को नए दौर के भारत के लिए तैयार करना है। डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। स्किलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्किल इंडिया 4.0 की, चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं, जिसका लॉन्च होना है एक मिशन के तौर पर। एक मिशन के तौर पर हमने देखा कि हमें स्किल्ड इंडिया बनाने के लिए जो चाहिए, अब हम क्या एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, और क्या बजट ने इसकी एक आधारशिला रखी है। एंड ये बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, तो आप इंग्लिश और हिंदी देख रहे होंगे कि ये मिक्स बिल्कुल जा रहा है, तो प्लीज़ यूज़ द कंफर्ट लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट मैम। थैंक। तो बजट पे टिप्पणी करने के पहले मुझे थोड़े से कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज है जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है। एंड मेरे ख्याल से बजट हैज़ रियली टेकन दिस
aspect of the national level landscape, I would like to say here that. So if we really look at the landscape of the country, we see that only 8% of the women are in the workforce, which is the formal workforce as we say. And we see this really reflecting in our budget very, very intensely, where we are trying to see how the government is taking initiatives to bring people back to workforce. I think ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, I think जिसके ऊपर हमारा बजट आधारित है. और as you rightly pointed out about Industry 4.0, and you're talking, Saili has also mentioned on those aspects of Industry 4.0, and the skilling aspect. If I have to go back to the skilling aspect and the focus of skills in the budget, where we are talking of the Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana 4.0, कि इसके पहले की जो योजना थी, which has also gone very successful. The last 3 schemes have been very, very successful. But I see there is a huge importance that has been given to on-the-job training in this particular aspect of the budget. And I think this is where the country has to go. When I'm saying that I have to move people, women especially, one is the women, and number is how do I enhance the skill workforce in the country, where I'm speaking of a country which is known worldwide for the demographic dividend. When we're talking of a positive demographic dividend, which has been the talk of the country for last 10 years, the focus of the budget to convert this dividend into something very, very positive and meaningful reflects very clearly in the budget. And just not focusing on the certification and learning part, but on the doing part is what I see is the shift and the change which is happening in the mindset of the people and through the schemes that are coming. And I think schemes have a great impact on the society because they give a lead to people's thought process. कि भाई ये स्कीम है, यहाँ पे ये निधि उपलब्ध है, यहाँ पे ये पैसे उपलब्ध है, तो मैं इसका उपयोग करके can I really upgrade myself? So I think it's going to be a great change maker in the society in terms of upskilling the people who probably had given up in their lives to a large extent. I think this is something which is going to happen with the Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana that we are talking of. And the second important thing that I want to bring clearly on this table is that the shift has been not only the thought on blue-collar workers, but we are also talking of aspirational skills being built in the society. And what are these aspirational skills? So when I speak of the aspirational skills, शायद अगले दौर में बात करें इसके बाद, जरूर, क्योंकि मैम आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हमारे देश का करीब 90% से ज़्यादा जो सेक्टर है उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं. भले ही हम 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर पर फोकस करते हैं और बजट उसमें क्लियरली दिखता हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर हम स्किलिंग कर पाएँ तो वो शायद हम अपने आप को इंक्लूसिविटी के लिहाज से काफ़ी बड़ा न्याय कर पाएंगे. आपने तीनों ही पैनलिस्ट की बात से इंक्लूसिविटी के लिहाज से एजुकेशन को लेकर के, स्किलिंग को लेकर के और फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कामले साहब ने बात की. उदय जी, थोड़ा सा आप अलग हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं? शायद लगता है आपको कि जो एमएसएमई पे फोकस है या फिर इन जनरल सबका बजट हम इसे क्यों कहें और क्यों सबको खुश होना चाहिए इस बजट से? मैं आपका एक शब्द के ऊपर आई वुड ट्राई टू ब्रिंग योर अटेंशन. हम लोग बोल रहे अमृत काल. जी जी. तो अमृत काल जब भी हम बोलते हैं तो अमृत कैसे आया था? तो अभी 75 इयर्स हमारे जो हो गए, तो मुझे लगता है कि हमने एक संयम देखा है और यहाँ से अमृत काल शुरू हो रहा है. और उसी पैमाने में लेके एक सप्तर्षि का जिक्र किया. तो आप जब भी आकाश में देखते हो सप्तर्षि है, उसके साथ में नॉर्थ पोल जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई होता है. जी जी. तो शायद ये 25 साल का जो डायरेक्शन है ये सप्तर्षि के साथ सप्तर्षि मतलब जो हमारी प्रायोरिटीज है. तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ये मनीषा है कि ये ध्रुव तारा हमको ये हमारे 2047 में लेके जाए. और ऐसा ये बजट जो सर्वसमावेशक जो हम लोग बोलते हैं उसी तरह से आया है. बड़ा ही खूबसूरती से आपने कहा कि जिस तरह से सप्तर्षि परिक्रमा करता है ध्रुव तारा की, देश के विकास की जो धुरी है उसके इर्द गिर्द अगर सप्तर्षि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं, अगर वो
अपनी परिक्रमा करती हैं तो उसका जो असर है वो सभी को सर्वस्पर्शी होगा और सभी को स्पर्श करते हुए चलेगा, विकास की तरफ लेके जाके चलेगा। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. कामले साहब, चूंकि आपने 2015 में एक बहुत बड़ी स्कीम देश को दी, इसको मैं कहना चाहता हूँ स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक बहुत बड़ा स्लोगन था। तो आपने शुरुआत की, आपका ड्रीम था, आपका सपना था, और देश के सभी बैंक की शाखाओं में कम से कम एक महिला और कम से कम एक अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर को लोन देने की जो ये परंपरा आप शुरू हुई, वहाँ से हम ये समझना चाहते हैं कि इसको कैसे गति मिलेगी और कैसे उसका असर क्या पड़ रहा है अगर हम इकोनॉमी पे देखें इन जनरल देश की। तो देखिए, मैं कुछ इससे एक अहम बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश का जो लेंडिंग सिस्टम जो था वह कोलैटरल बेस वह लेंडिंग सिस्टम था, मगर पहली बार हमारे देश में जो दो स्कीम्स आई, एक मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया, यह दोनों स्कीम्स जो है विदाउट कोलैटरल है। और सब स्किलिंग, स्टार्टअप्स, MSME की जो बात होती है, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जो यूथ आगे आके अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट बैरियर जो होता है तो कैपिटल जुटाना, अर्ली स्टेज फंडिंग जो होता है, और वहीं पे उसकी गाड़ी रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े इनिशिएटिव जो है, जो मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया के लिए जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए विदाउट कोलैटरल फंडिंग हमारे देश में ये पहली बार शुरुआत हुआ। और उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी आप देखोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो स्टैटिस्टिक्स है मुद्रा के, तो 35 करोड़ लोग हमारे देश के इस मुद्रा के बेनिफिशियरी है, और उसमें 60% आर दी वुमन बेनिफिशियरीज। ये बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 18 लाख करोड़ का लेंडिंग हो चुका है, इस मुद्रा में हुआ है। और जब इंक्लूसिविटी की बात आती है तो वो तो मुझे बोलना ही चाहिए, उसमें 18% बेनिफिशियरी आउट ऑफ 15 करोड़ आर फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट और 5% फ्रॉम अ शेड्यूल्ड ट्राइब। लगभग
22%, 23% बेनिफिशियरी आर द इन अ मुद्रा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, जो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है, यह बहुत ही अच्छी स्कीम है और जो सरकार ने इसको बनाया है, 2015 में लॉन्च हुई, 16 में लॉन्च हुई और अभी वो 2025 तक वह स्कीम चलेगी। जैसे ईच बैंक, ईच ब्रांच शुड सपोर्ट 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 वुमन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड 1 वुमन। तो यह ऐसी स्कीम है, वेरी सिंपल स्कीम, जिसमें 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस जो है हमारे देश में है, सभी बैंकों के मिला के। तो एक बैंक ने एक को देना है, तो 1.25 लाख उद्यमी बनेंगे। तो इसमें महिलाओं का जो टारगेट है इन जनरल कैटेगरी, वो टारगेट पूरा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। 2 महिलाएं हैं हमारे साथ में, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर ही जाने वाला है। मगर इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है वो लगभग टारगेट जो है 50,000 के आसपास, यानी कि 50,000 बेनिफिशियरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अभी तक बने हुए हैं। तो यह एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मेन जिसको कहते हैं, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज है, मगर उसको किस तरह जमीन पर लेके आना है और जो सेक्शंस है उसको बेनिफिट देना है। तो अभी इस बजट में भी एक ट्राइबल के लिए पीवीटीजी नाम की जो स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाई हुई। 3.5 लाख बच्चे जो है ट्राइबल बच्चे इससे बेनिफिट हो जाएंगे। 750 के आसपास स्कूल को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जैसे मैडम ने कहा, 38,800 टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो यह जो जिसको हम फार फ्लंग एरियाज कहते हैं, रिमोट एरियाज, नॉर्थ ईस्ट इज अ फोकस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यह जो हमारे मेन डेवलपमेंट के इससे थोड़े बाजू में रहे हुए जो एरियाज है, उसका इंक्लूजन और सभी समाज का इंक्लूजन, यह एक बहुत बड़ा विजन अमृत काल का है, ऐसे मुझे लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपने कहा कि जो आदिवासी इलाके हैं और वो भी हाशिए पर पड़े आदिवासी इलाके, उनमें कैसे हम मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हैं, उसके लिए जो स्पेशल योजना बनाई गई है अलॉन्ग विद एकलव्य स्कूल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने एक चीज़ और महिला समावेशन की बात की सर, तो मुझे एक ध्यान आता है कि ये जो जनधन योजना हमने शुरू की है, जब मिशन, पहला मिशन मुझे याद आता है कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की, तो हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे हम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 6 महीने के भीतर कैसे हम हर घर पे जाएंगे और कम से कम एक व्यक्ति के खाता खोलेंगे। लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने करके दिखाया और उसमें 56% आज वुमेन बेनिफिशियरी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। स्टैंड अप योजना की आपने बात की, एक बहुत बड़ा फोकस जो है डॉक्टर पालकर, वो है SHGs को लेकर के। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मेरे ख्याल से 80 लाख है, 71 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो इतना 81 लाख। तो अगर वो उसको हम कैसे ड्राइवर बना सकते हैं आगे जाते हुए, उस पर थोड़ा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया का जो सक्सेस है वो हम इसमें ट्रांसलेट करते हुए देखना चाहते हैं और ये अमृतकाल का एक बहुत बड़ा ड्राइवर साबित हो सकता है। थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हम अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे? डॉक्टर पालकर। Bang on, this budget has really spoken about this self-help groups. आई थिंक यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम जो इन महिलाओं का जो आइडेंटिफाई किया गया है, आई थिंक बजट हैज़ एक्चुअली सीन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ women. The major problem that all these women today are facing is the problem of how do I source the raw material. मैं कहाँ से मतलब how do I get that raw material. और एक छोटा सा मतलब मैंने एक छोटी स्टडी करी थी लास्ट 3 months बैक फॉर 10,000 SHGs इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, एंड वी फाउंड दैट द मेजर प्रॉब्लम विथ ऑल द SHGs वर दैट दे वर प्रोड्यूसिंग एंड दे वर सेलिंग इन द village itself, and this was not leading the women to scale up their businesses. It was not even giving them employability or maybe sustenance or the livelihood for even 3-4 months in a year. This was a major problem, and I think इतने अच्छी तरीके से इस problem का solution इस budget में दिया गया है, where we are talking about how do I help women to give them some funding to source the raw material, number one, and how do I help this women
to look at the right kind of packaging, branding for the product. ये दो चीज़ें हैं, ये दो समस्याएं हैं जो आई थिंक हर महिला SHG ग्रुप में है, और इन दोनों जो समस्याएं, इनका निदान मुझे लगता है कि बहुत ही very positively has been addressed by our current budget. And I think the third important aspect for any entrepreneur to succeed is just not producing, but how do I connect to the mainstream market. So this has also been addressed in the budget. I think this is going to take our women a long way. And this will also help the women to build up aspirations in areas beyond just what we call it as पापड़ बनाना, अचार बनाना, ब्यूटिशियन का स्टोर खोलना. इसके बियॉन्ड एस्पिरेशन इन महिलाओं का बिल्टअप हो सकता है बिकॉज यहाँ पे निधि की उपलब्धता है. And I think this is going to be a game changer for the country where we have a large number of women who are associated with the self-help group. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. गेम चेंजर इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि और डॉक्टर कामले साहब शायद एग्री करेंगे कि जो NPA है वो SHGs में और स्टैंड अप इंडिया में, मुद्रा योजना में सबसे कम है अगर हम ऑन एन एवरेज देखें बैंकिंग सेक्टर के. तो इसलिए भी जो परफॉर्मेंस है वुमेन एंटरप्राइजेस का शायद टॉप नॉच है, इसमें कोई दो राय नहीं. और अगर इसको एक ड्राइवर बनाया जाता है अमृतकाल में और जैसा कि बनाया गया है तो उसमें शायद प्रगति होगी और उसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. इससे जोड़ के क्विक मैं बताऊं. प्लीज. देखिए इस बजट में लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस, अभी ये 81 लाख जो SHG है उसमें लगभग 15 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, मिनिमम से ऊपर होता है. तो लगभग 12.5 करोड़ महिलाओं का ये लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइज बनाने की, डेवलप करने की बात कही है. तो मेरा सरकार से इस डिस्कशन के माध्यम से, जैसे हमने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको थोड़ा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस जिस प्रकार क्रिएट किया है, इसी प्रकार ये SHG के थोड़ा सा सिस्टमैटिक थोड़ा करना चाहिए. लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइज जो ऑलरेडी बात कही है उसको करके फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड इसका ध्यान देना चाहिए. ऐसा बिल्कुल. I think one more point in continuation with SHG is that women are doing it, right? But then what happens in our country is that we are lacking in entrepreneurship, right? उद्यमिता हम जिसे कहते हैं, हम जब भी बात करते हैं उद्यमिता की और महिला के संगठन की तो हमारे सामने बस एक ही अमूल का उदाहरण आता है. जी है ना. ऐसे सारे बहुत सारे अमूल हमारे इस देश में चाहिए. इसलिए वन कॉन्सेप्ट विच इज बीन द पार्ट ऑफ दिस बजट इज वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट. Where youth power is going to be connected through the Unity Mall. Right? This is something unique idea which has been promoted by this government. If we, now he's talking about forward linkage and backward linkage. So sourcing the raw material, doing branding, promotion, entrepreneurship, managing team, making finance very handy, because women's are, it's a Nari Shakti, it's like we can handle, we are good at multitasking, right? And everyone will agree, because that's why we say that it's a Nari Shakti, we are taking care of lots of responsibilities. So if you really channelize this women power, and if you look at rural India, who holds the decisions? Right? So women are holding the decision. And if you look at it, government has given a wonderful support by one of the very important thing, that is Rural Housing Pradhan Mantri Awas Yojana. So he is making women a complete owner and empowering. See, empowerment comes through lots of things. One is education, finance, then your economy, controlling the decisions of production at the home, right? So if you look at it, they are doing all those things. So this budget has given 5%. It's really very, not that great amount. The reason is, if you look at it, the investment or the budget which is given, the projection in other areas, we are expecting that the gender diversity rather than the having that inclusiveness, so I'm sure that women will go to the areas which are open the door to the education. And I'm sure that the SHGs will flourish in a big way. And that's a wonderful moment in this country. If we tap it properly, then MSME,
LPOs, what he's talking about, large organization, they can be the source of supply of many goods to this industry houses, which will contribute to the nation economy. Because we always talk about our neighborhood nation is doing extremely well because of the production, right? The more the production, the cost comes. It's a cost leadership strategy which is given by Michael Porter, right? When production is highest, then automatically the cost of the product goes down. So can we really make the women SHG as a part of this mainstream of the industrialization of this country? And I'm sure that this budget will definitely support this activity. So thank you. बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और ODOP की आपने बात की, यूनिटी मॉल, हर स्टेट के कैपिटल में एक यूनिटी मॉल खोला जाए, उसको कैसे ODOP के लिए विकसित किया जाए, सारे के सारे जिलों के सारे उत्पाद एक ही जगह पर हों, और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र में अगर उस यूनिटी मॉल में दूसरे स्टेट के भी उत्पाद आकर के अगर रहते हो तो काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं केवल स्टेट कैपिटल के साथ साथ वहाँ भी यूनिटी मॉल खोलने का एक प्रोजेक्शन किया गया है। और टूरिज्म की बात को मैं थोड़ा सा आपसे ही पूछते हुए इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि टूरिज्म जो कि अमृतकाल के जो हमारे लक्ष्य हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्राइवर, वन ऑफ द 4 ड्राइवर्स कहा गया है, तो कैसे हम टूरिज्म को सर्विस सेक्टर में ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन या थ्रू स्किलिंग? शुरुआत आपसे करते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। Okay, so I think 50 destinations are going to be identified in this country for the tourism. And if you look at it, why India is been becoming as a knowledge, the corridor for the whole world, the reason is, I think the world has realized it very well, that the inner happiness is very important, inner satisfaction is very important. And if you look at it, this country has a great culture with the if you go back to all, and I think that's what is, we are trying to tap it to the destination. So if you look at the contribution, especially the corridors like Ramayana corridor, we have Buddha corridor which we are discussing. I think these are the destinations are becoming the source of the humanity, source of values, ethics, right? And these sources, these destinations not only will contribute for the economy, but I think that will be a guiding path for the whole the world, right? So have the peace and definitely how we should carry ourselves in our life. I think that can be a major contribution. And for this, now you will find that the tourism industry is coming up in terms of hotel management, hospitality, education, architecture, then your we can say that how we can archaeological departments, right? So if you look at it, if these 50 destinations, if it comes in a very very aggressive way, I must say that, right? Because business has to have that opportunist kind of behavior, and if this destination can become like that, I am sure that we can make the wonders and we can give a very good message to the whole world because internationalization of yoga is one of the major thing what we have done. बात उठाना चाह रहा था मैं, आपने बिल्कुल कह दिया कि पंच प्रण में एक ये भी है कि हम अपने देश की विरासत पर गर्व करें और उसको टूरिज्म के जरिए में फोकस करना। और मैं G20 के जरिए देख रहा हूँ कि देश की जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरह से पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट की जा रही है। उदय जी, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में, इससे पहले कि हम सवाल जवाब के सिलसिले पर जाए, आपसे समझना चाहेंगे वो कौन से सनराइज सेक्टर्स हैं आपको लगता है जहाँ पर स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बजट एक डॉक्यूमेंट होता है जो दिशा दिखाता है कि विकास किस दिशा में जा रहा है, जहाँ पर लोगों का करियर भी बन सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है। देखिए, आज की तारीख में भी हम लोग सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कर रहे हो सर्विस सेक्टर में है, तो स्टूडेंट्स लोग को वही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सर्विस सेक्टर के हिसाब से, और उसके लिए स्किल सेट्स की ज़रूरत है। तो पहले भी जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि अभी ये BCom BA होने का ज़माना गया, तो उनको और स्किलफुल होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि मोर एंड मोर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं। घर में कोई लड़की रहती है 12-13 साल की, वो बोलती है कि मुझे फैशन डिजाइन करना है, और सब पेरेंट्स चौंक जाते हैं, क्या बात कर रही है। तो ये जो ट्रेंड है और टेक्नोलॉजी ने जो जिसी तरह से इनको एक्सपोजर दिया है, आई थिंक हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि वो क्या नए नए तौर पे जा रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे थे कि वीमेन एम्पावरमेंट जो हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से भी उसी तरफ से हो रहा है कि मोर एंड मोर लेडीज आर गेटिंग इनटू बिजनेसेस। एक मेरे प्रोफेशन की आपको बात बताता हूँ कि अभी लॉ के फैकल्टी में बहुत बड़े फ्लो है, काफ़ी स्टूडेंट्स को लॉ ग्रेजुएट होना है जो 5 years का भी कोर्स करते हैं। और जब भी मैं कोर्ट में जब देखता हूँ तो क्रिमिनल साइड में देयर आर मोर लेडीज और गर्ल्स हु आर प्रैक्टिसिंग।
दैट इज द रिवलेशन फॉर मी. तो एक जमाने में कोई क्रिमिनल में प्रैक्टिस करता था लॉयर, तो हम लोग देखते कि बड़ा टफ आदमी रहेगा, बट लेडीज आर वेंचरिंग टू दिस. सो देर इज नो बार फॉर लेडीज. जो नारी शक्ति है, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इन ए लाइटर वेन कि घर में होम मिनिस्टर कौन है, तो योर वाइफ इज होम मिनिस्टर. बट मेरे ख्याल से जो बजट बनता है, तो हमारा घर का बजट तो लेडी बनाती है. तो शी इज फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट एंड देन होम मिनिस्टर. तो वो वही हम सिलसिला हम आगे रखते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी वही सीखना चाहिए. जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा. वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा. लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है. बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे. एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया. अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम. दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस. यू आर द लिमिट. लिमिट तो सेट है. आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए. चलिए अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे आपने स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल पूछा है. जी. तो मुझे लगता है कि आई नीड टू गिव guidance 2-3 जाना थिंग्स आई चाहिए, नीड टू टेल द स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस रूम. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो बजट में आया है, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स. और इसमें आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कवर्ड इज the aspect of certifications which are global certifications. I think this is something very, very important. And I would like to educate everyone who are the kids here and aspirants to get into jobs that 85% of the world's IT human capital is provided by India. That's the focus. We are the ones supplying 85% of human capital to the world. And there's a huge demand for this area and scope for it, and this budget is speaking about this 30 centers, international centers, and I think the sky is the limit for all the youngsters who want to make career not only in India but in the global market space. I think you need to look at these sunrise sectors, and I feel that the focus that is being given on AI, on robotics, on artificial intelligence, machine learning, and to a great extent, it is not mentioned, but cybersecurity is one big area which is going to explode. 75% of jobs will get created in this area. Perfect. And this is the area where we need to focus as youth to just take up what is coming to us from the government and encash on it to make this world, this country, a best place in the world. This was one advice I wanted to say. Only one line, right? Because in addition to the jobs, I think government is taking great amount of efforts through unicorns, Startup India, incubation centers, research development centers. So we are expecting students to start their enterprises. We have to create the jobs for our own people, right? And I think that's a wonderful opportunity. If you start referring the business environment, I'm sure that you will find that every state is signing the many MOUs rather than tons of MOUs. I would like to say there are so many MOUs which have been signed not only with the local organizations. Your universities are signing MOUs, the state is signing MOUs, your nation is signing MOUs. So we need to really tap the technology in such a way to find out which all are the opportunities coming up. So G20, if you look at it, so many opportunities. Everyone has to learn now. Gone are the days where you were saying that we will sit at home and everything will come on our table. No, you need to work hard. Could be SHG, could be urban student, could be international. We need to work very hard to make this country very proud. And that is what I think the government is expecting, the leadership expecting from all of us. In morning someone said that, Kartavya Path, then again,
the Kartavya Path, that's what he said, Kartavya Path, and do your Kartavya wherever we are. And if we do it with very passionately, I'm sure that we can contribute. The contribution to the nation has changed. This philosophy is changed, right? We don't need to take any weapon in our hand. We need to take the responsibility, accountability wherever we are, and do that with the passion, with the mission. And I think we can do that very successfully. So thank you. मुझे लगता है कि वुमेन लीडरशिप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक उदाहरण आपके सामने है, और मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए कि कैसे बजट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब ये कहा जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाने जा रहे हैं किस सेक्टर्स में, तो आपको लगता है कि वो सनराइज होने जा रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा संभावना है। जब आप कहते हैं मेक एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप भारत में बनाइए मेक इन इंडिया से आगे बढ़ के, तो आपको स्पष्ट तौर पर लगना चाहिए कि एआई में हमारा फ्यूचर है, और इसलिए आपको ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग टेलीविज़न के लिए बने थे 2004 में हम लोग जब करके निकले। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हमें अपस्किलिंग करना पड़ता है। तुरंत हमारा जो प्रिंट है इंटरनेट के माध्यम से हमसे कम्पीट करता है, टेलीविज़न के साथ कम्पीट करता है। इंटरनेट बिल्कुल साथ साथ चलता है, कभी कभी तो आगे चला जाता है टेलीविजन से। ब्रेकिंग न्यूज़ की दुनिया अब खत्म हो गई है, अब इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया आ गई है, तो ऑब्वियसली रीस्किलिंग और अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। मैम एक चीज़ मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि नीदरलैंड्स में जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन में थे, स्पष्ट तौर पर वहाँ कहा गया कि हमें 4 मिलियन नर्सेज की ज़रूरत है। 4 मिलियन विच इज़ 40 लाख। तो अगर 40 लाख नर्सेज केवल इंडिया से अगर हम सप्लाई कर पाएँ केवल नीदरलैंड्स को, और ये केवल नीदरलैंड की बात नहीं बल्कि यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ की भी बात है, तो जो हमने 157 नर्सिंग कॉलेजेस की शुरुआत की है, डाउन द लाइन 5 years फ्रॉम नाउ मुझे लगता है कि वी विल बी द नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अभी जैसे हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब हम थोड़ा सा ओपन करना चाहेंगे सवाल जवाब के लिए। पहला सवाल लेते हैं, प्लीज इनको माइक्रोफोन दे दें। This is Vaishali Oja, assistant professor in K.K. Shroff College. It is an autonomous college. My question is, now teacher is an educator, part of academic fraternity. I would like your suggestion and your inputs for a roadmap from NAC to all the higher education institution working in India for the Amrit Kal. I think single liner, new education policy is setting the roadmap. I would like to listen to your inputs, ma'am. Thank you. I think what happens in our country is that we keep working hard. We take efforts, but we're not good at documentation. And we hate documentation. Why should we? Actually, if you look at the documentation, it will be a guiding path for you what he's talking about. So National Education Policy is saying that, or NAC or NBA, they are expecting what? What is the end result? End result is outcome. What is the outcome? How many students are becoming entrepreneurs? How many students are going for the jobs? This is what is expected through the all these authorities or accreditation agencies. If I'm doing anything good, if it is documented and if it is flashed with everyone, I think will be a good message, right? So jitna bhi hum acha kar rahe hain, if I can pass it to someone else. Budget, the economic policy, government. Recently government has said that the campuses which are good can take care of or adopt or mentor nearby campuses. Is what? Is nothing but take everyone together. What happens, we work in silos. We feel that if I flash this, someone will copy it. What's wrong into it? Let him copy it and you do better than what you have done earlier. But for that, as an academician, as a government official, I have to document those reports. If I don't document it, how my new generation, how my next generation will experiment, right? And I think that's the learning and that's the basic guideline which we have to follow. That roadmap is created based on the information. If you go through the economic survey, if you go through the budget, you will find that information, it's very exhaustive. But if you go through it, you will start having the critical thinking and critical writing. If we don't criticize our own thought process, how can we go towards the quality education or quality enhancement, right? And therefore, though the NAC, NBA, most of the teachers, they feel like, why should I document my session plan, right? A simple question, I'm so sorry, but let me speak about this, right? Everyone feels that, why should I go in class, I teach. But if you look at, if you prepare one time your session plan for one subject, it will be every year you will start modifying it. That this year I have taught only 5 experiments or 5 case studies, next year I'll teach
10 case study. It will be your own upskilling, what Dr. Apurva is saying. But if I don't do that, and that's what Kartavya Path, that's what commitment to your job. If we do it meticulously, and one time, your this is a habit which India has to inculcate in the everyone, you know, and if we don't, and that's why, if you look at it, even the mother death is there, still the Prime Minister is coming and attending a function, right? For that, that's a commitment, right? You will say that many of us we do. Of course we do it. We do it, but this is the setting up the example through the documentation processes, and that will help your alumni, that will help your teacher, that will help the assistant professor, associate professor, professor, vice chancellors, and then the education ministers. I think that's a wonderful way to do that. So let's do it at every level. Don't get irritated with that. Whatever you do, immediately come and document it. What's wrong into it? Your question was, which are the greenfield sectors for the students? See, in our country, there are so many areas where there is no innovation. And we are all tech-based innovations, और उसी के पीछे हम सब लोग हैं. वो होना चाहिए AI से लेके. मगर एनिमल हस्बेंड्री, अब अगर आप देखोगे बजट में, लास्ट बजट से फोकस है एनिमल हस्बेंड्री में. बहुत इनोवेशन होने की जरूरत है. गाय दूध नहीं दे रही है, उसकी दूध कैसे बढ़ेगा, उसने क्या खाते समय कुछ खाया है, उसकी वजह से उसका इशू है, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है. उसके लिए इतना स्कोप है. मैं बच्चों को, दिस इज अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन फील्ड एरिया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्टरी, ये बहुत चीजें हैं. फूड प्रोसेसिंग, ब्लू रिवोल्यूशन जो है, और फूड प्रोसेसिंग. अभी देखिए फूड प्रोसेसिंग में अभी फूड टेक जो है वो इतने बड़े हो गए, जोमैटो से लेके दिस ऑल फूड टेक. मगर फूड प्रोसेसिंग तो ये ऑल जो है डीप टेक जिसको है, अभी ये टेक बेस्ड जो है ना, उससे डीप टेक जाना है. मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेस जो है उसकी बहुत जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है. क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के साथ, बिकॉज 65 करोड़ एनिमल्स है हमारे देश में. हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के, मगर वो गांव में नहीं जा रहे, शहर में आके दे आर बिकमिंग डॉक्टर्स ऑफ पेट. वो जो को 5 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है पेट्स का, तो बहुत स्कोप है. हैदराबाद में एक स्टार्टअप है, ही इज डूइंग एक्सेलेंट इन दिस एरिया. तो इस एरिया में हमको जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा. वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. दीदी नौकरी लग गई. अरे वाह, बधाई हो. तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग. हाँ दी, नया मोबाइल. अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे. इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है. पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो. पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम. हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा. अच्छा. RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव. invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. मैम, मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सेक्टर में भी डिसरप्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं. शायद हम जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जो वर्चुअल रियलिटी है, उसकी वजह से ऐसे लगेगा कि प्रोफेसर्स बाहर से हमें आकर के यहीं पे पढ़ा रहे हैं और एक नया माहौल क्रिएट होगा. तो शायद हम स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है उससे भी आगे बढ़ करके ये जो नया डिसरप्शन आ रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा. आप अपना नाम बताएं प्लीज़, और उसके बाद कहाँ से हैं, क्या सवाल है आपका. Good afternoon, panelists. My name is Siddesh More, and I'm from Vidyanagar Institute of Technology. Firstly, I must express it's an absolute honor interacting with you. My question to you is that we have seen there is a skimming down of budget from 60,000 crore to 89,400, from 89,400 crore to 60,000 crore for the Manrega scheme, which happens to be India's largest rural job guarantee program.
and from the record of past 5 years, it has been seen that it has been allotted only 1.3% of the budget. So could you please enlighten us about what could be the objective? And thank you. Very first, I will say, then other panelists, though the budget is reduced, see how much, 29 crore something like that. But through PM Garib Kalyan Yojana, what is the aim of Manrega? To provide livelihood for the people in a rural India. Okay. There is so many methods of outcomes they are measuring government, but there are not much outcomes are coming. Just government is pushing money. But now they have come up with a 2 lakh crore of Garib Kalyan Yojana to feed the people free food. So if budgetary cut in some scheme, but they have given some in another scheme. So we have to keep a holistic view to see the budget or to watch the budget. मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमांड है ना, जब भी मनरेगा की आप बात करते हैं, इट्स अ डिमांड बेस्ड जॉब. अगर उसकी डिमांड कम होती है तो उसके लिए बजट कम दिया जाता है. अगर डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब रूरल इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, वो एक अच्छी बात है. तो आपको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि बजट में कमी की गई तो वो एक गलत बात है. चूंकि हो सकता है वहाँ रिवाइवल हो रहा है, कोरोना से लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गई है, तो मनरेगा की डिमांड कम हो रही है, इसलिए उसके लिए एलोकेशन कम हुआ है. इसका मतलब नहीं कि डिमांड वो बढ़ नहीं सकता है बजट. हाँ जी डॉक्टर साहब. इसमें वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि एग्रीकल्चर में जैसा डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट रहता है. जी जी. तो अभी लोग कोरोना के बाद शहर में आ रहे हैं, हम लोग स्मार्ट सिटीज की भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना भी कहा वी आर फ्लेक्सिबल इफ रिक्वायर्ड that provision can be increased. Exactly. And उनके हिसाब से not more than extra 10,000 crore will be required. बिल्कुल. क्योंकि वो जो लास्ट ईयर का उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे देखा, उसके हिसाब से उन्होंने ये तय किया कि इस तरफ कम करना चाहिए. चलिए, तो सबका बजट, अमृतकाल का बजट, कोई और सवाल हम ले सकते हैं? अंतिम सवाल मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में. अच्छा ठीक, प्लीज. My question is to Dr. Milind sir. Do you think that in Industry 5.0 model there will be an impact on traditional job market? If yes, why? No, great question. It will not impact on traditional because see, India is such a large country and the population and we require more and more labor intensive businesses just I was talking before coming to this discussion, apparel industry, which is a very big industry. A small country like Bangladesh, now they are on the 3rd number and we are on the 4th number. So there is opportunity in this sector, apparel industry, textile industry, and the another one is a leather and leatherites. Okay, Dharavi. What is a Dharavi? Dharavi is not a slum. Dharavi is a manufacturing hub. पूरे दुनिया को सप्लाई होता है वहाँ से. तो ऐसे एरियाज है जिसमें 5.0 कुछ भी नहीं करने वाला है इंडस्ट्री. ओके, 2000 लेबर इंटेंसिव जॉब्स. तो वो जो है, जो हाई टेक्नोलॉजी और ये जो सब चीज़ें हैं उसमें वो काम आएगा, वो बहुत आवश्यक है. मगर इस टाइप के एग्रीकल्चर है, फिशरी है, जो मैंने नाम गिनाए, इसमें 5.0 कुछ काम करने वाला नहीं है. तो यह सब चीज़ें हैं. दूसरी एक जो बात है इस बजट में मुझे बोलना चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री इंडिया. अभी तो वो होता नहीं है, मगर जो सफाई कर्मचारी जो है वो मैन होल में उतर के काम करते हैं. तो एक वेरी माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ. इस दिवाली के एक दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ पुणे में, वाघोली में. 3 लोग सफाई करते समय ड्रेन मैन होल में उतर के वो मर गए. और ऐसे ही होता है, 3 लोग जाते हैं या 2 लोग. तो माय डॉटर इज वर्किंग इन दिस फील्ड, शी इज अ स्टार्टअप. तो ये स्टार्टअप्स जो है ना, टॉयलेट में स्टार्टअप की आवश्यकता है, माय डॉटर इज डूइंग. तो ओके, तो शी वॉज वेरी अपसेट. उसने मुझे कहा कि मैं आज बहुत अपसेट हूँ. तो मैं बोला चल. तो उसी की गाड़ी में बैठ के फिर हम बातें करने लगे. तो व्हाट सी टोल्ड, टुमारो इज अ दिवाली. ये जो 3 लोग हैं वो गए क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उनके फैमिली में वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, मगर दे लॉस्ट देयर लाइफ. दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट. तो फिर क्या है? तो फिर उसने
वो तो काम कर ही रही है टॉयलेट और इसमें सेक्टर में. तो शी रोट एन आर्टिकल, लेट्स create a manual scavenging free India and should shift from manhole to machine hole. मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो हमको भी इंजीनियरिंग में वही पढ़ाया गया है, मैन होल. बट नाउ इन दिस बजट एंड हमने वो सब जगह पुश किया, पीएमओ से लेके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सभी सेक्रेटरी और मैडम को भी उसने पुश किया, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड. दिस इज एक्सलेंट इनिशिएटिव इन दिस बजट. हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन सैनिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. और इसी में गोवर्धन नाम की स्कीम है. जो भी आप नया इनोवेशन करोगे, ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, इस सब नई चीजों को जो भी इनोवेटर्स है उनके लिए यह बजट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे मुझे लगता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लगता है कि ये इस समय इतना ही है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मुझे लगता है कि जहाँ पर खतरा या मानव जीवन को जहाँ खतरा है, वहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 आपको मशीन के जरिए मदद कर सकती है. ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है ये. तो इसलिए हम ये लेकर के चलना चाहिए कि जहाँ पर जो इसको और ज़्यादा इंक्लूसिविटी की तरफ हमें लेकर के जाएगा इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0, और जहाँ पर ज़रूरत है रिप्लेस करने की ह्यूमन को, वहाँ मशीन आकर के काम करेगा और उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सयाली गणकर, वाइस चांसलर डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, वक्त निकालने के लिए और अपनी राय रखने के लिए. डॉक्टर अपूर्वा पालकर, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, आपका बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. उदय जी, वक्त थोड़ा कम मिला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए. डॉक्टर मिलिंद कांबले, बहुत शुक्रिया डिकी चेयरमैन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. आप सभी दो लोगों का धन्यवाद. तो उम्मीद यही कि अमृतकाल का जो बजट है हमें आने वाले दिनों में भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर के जाएगा. दीजिए इजाजत, नमस्कार. जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा. वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है. कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है. देखना. टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी. फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया. आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए. 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा. जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान. और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में. कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं. मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं. कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं. कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ.